नमस्कार। आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 चीन का राष्ट्रपति। अभी हम विभिन्न जो संविधानों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने ब्रिटेन के सम्राट के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में हम चीन के राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे। जो नया चीनी संविधान है उसमें सैद्धांतिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है। चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं। मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। अगर देखें तो नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष और केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। यहाँ हम जनवादी चीन में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कब कब हुई, कब कब समाप्त हुई, इन सब का अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1954 में चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। संविधान की जो 8 धाराएं थीं उनमें राष्ट्रपति के पद और शक्तियों के संबंध में वर्णन किया गया। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 4 वर्ष था। राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायिक, राजनयिक, सैनिक शक्तियां, ये सभी राष्ट्रपति के पास में थीं। 1975 में जब संविधान बनाया गया तो चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। चीन की राजव्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा और माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं हुआ। यही कारण था कि चाउ एन लाई तथा माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष भी पैदा हो गया। 1978 में संविधान में एक बार पुनः राष्ट्रपति जैसे पद की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन व्यवहार में इस बात को अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत रूप से अस्थिरता की स्थिति जन्म लेती है और इससे शासन की क्षमता को आघात भी पहुंचता है। इसीलिए जब 1982 में नया संविधान बनाया गया तो राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई और ऐसा करने के पीछे एक ही लक्ष्य था संविधान बनाने वालों का कि चीन की आंतरिक व्यवस्था अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत जो अस्थिरता चली आ रही है वह दूर हो सके। नए संविधान के अनुच्छेद 79 में जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, यह तय किया गया। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 45 वर्ष है वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान ले लेता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करवाया जाएगा। तब तक जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1982 का जो नया संविधान बनाया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई, इसके पश्चात और इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और जो भी अस्थिरता की स्थिति है वो दूर हो सके, आंतरिक व्यवस्था मजबूत हो सके। इसके अलावा राष्ट्रपति की किस प्रकार से नियुक्ति होती है, किस प्रकार से उसका पद रिक्त रहने पर जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष जो है वो उसके स्थान पर कार्य करता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के निम्न कार्य या शक्तियां बताई गई, जिसमें पहला है विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करना। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी जो स्थायी समिति के आदेश होते हैं उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति विधियों
और अध्यादेशों को प्रभावी करता है, यानी लागू करने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और पदच्युति। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्य परिषद के जो महासचिव होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उन्हें पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा ऑडिटर जनरल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नागरिकों को उपाधियां प्रदान करना। राज्य के द्वारा जो भी नागरिकों के सम्मानार्थ उपाधियां दी जाती हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा। राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से क्षमादान की घोषणा भी करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को भी क्षमादान देता है। इसके अलावा आपातकाल की जब स्थिति होती है तो उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी जो स्थायी समिति के आदेश होते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं आदेशों के अनुसार कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी जो राजनयिक होते हैं प्रतिनिधि उनका स्वागत करता है, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है और उन्हें वापस भी बुलाता है। विदेशों से की गई संधि और समझौतों की पुष्टि भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसे रद्द करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार अगर हम राष्ट्रपति की स्थिति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों का जो संपादन है उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक होते हैं। वास्तव में उन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी जो स्थायी समिति होती है उन्हीं के इन इच्छानुसार राष्ट्रपति करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य की प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। वैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन का राष्ट्रपति दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति जो है वो साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। अगर साम्यवादी दल में राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो प्रभावशाली भूमिका निभाता है तो फिर राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। तो यह निर्भर करता है उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कि साम्यवादी दल में उसका कितना वर्चस्व है। उसी के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।